हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक साइंस का मॉक करेंगे। इससे पहले हमने जीके का एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था, जिसमें आप सभी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उसमें, और सबका अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। तो इसी तरह से आज हम साइंस का भी एक मॉक टेस्ट करेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जितने क्वेश्चंस हमसे JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। तो 10 मार्क्स की इस सेक्शन की वेटेज है। तो चलिए देखते हैं हमारा मॉक टेस्ट 1 साइंस का। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारे से गैल्वेनाइजेशन मेथड से पूछा गया है। गैल्वेनाइजेशन मेथड में आपको बताना है कि हम आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए उस पर किस चीज़ की कोटिंग करते हैं। आपको ये सबसे पहले क्वेश्चन में बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है गैलियम, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है जिंक और डी ऑप्शन है सिल्वर। तो सभी अपना अपना आंसर मार्क कर लीजिए, जो आपका सही आंसर है। तो जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन सी, जिंक। जिंक इसका सही आंसर रहेगा। गैल्वेनाइजेशन मेथड में हम स्टील और आयरन की जो रस्टिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए उस पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जिंक की कोटिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, और ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेता है। इसलिए हम जिंक की कोटिंग करते हैं गैल्वेनाइजेशन में, ठीक है। और इस तरह से जिंक आयरन को और स्टील को एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से रोकता है। तो इसका सही आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन सी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ए पर्सन डज सम वर्क ऑफ 1000 जूल्स इन 2 सेकेंड्स, हिज पावर विल बी। आपको इस क्वेश्चन में पावर निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यूज गिवन है। वर्क की वैल्यू आपको गिवन है 1000 जूल्स, और टाइम आपको गिवन है 2 सेकेंड्स, ठीक है। हमें पावर निकालना है। अब सबसे पहले पावर क्या चीज़ होती है? पावर इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो पावर को निकालते कैसे हैं? पावर को निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन है। अब वर्क हमें गिवन है 1000 जूल्स और टाइम हमें गिवन है 2 सेकेंड्स। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 500, ठीक है। 500। अब यूनिट्स क्या आएंगे इसके साथ? अब पावर के यूनिट्स क्या होते हैं? तो पावर के यूनिट होते हैं वाट, W, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 500 और साथ में वाट। 500 वाट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब एक चीज़ हमें और पता होनी चाहिए, एक पावर का एक और यूनिट होता है जिसे हम हॉर्स पावर भी कहते हैं, HP, हॉर्स पावर, ठीक है। अब ये चीज़ भी पूछी जाती है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी वाट्स। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो इतने होते हैं 746, ठीक है। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, जिसमें हमने डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट करनी थी और हमारा आंसर आ जाना था 500 वाट, ठीक है। और पावर के यूनिट्स हमने देखे, एक हॉर्स पावर होता है और SI यूनिट पावर का है वाट, ठीक है। SI यूनिट है वाट और ऐसे एक और यूनिट है हॉर्स पावर। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द फिनोमिना ऑफ मार्बल कैंसर इज कॉज्ड ड्यू टू। अब मार्बल कैंसर का फिनोमिना किस वजह से होता है? आपके ऑप्शन हैं CFC, एसिड रेन, स्मॉग या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो मार्बल कैंसर का फिनोमिना देखा जाता है वो एसिड रेन की वजह से देखा जाता है, जैसे कि ताजमहल में भी ये चीज़ देखने को मिली थी, ठीक है। तो इसे मार्बल कैंसर कहते हैं या फिर स्टोन कैंसर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसका सही आंसर था ऑप्शन बी। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन बी लगाया उनका ये बिल्कुल सही है। तो चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में देखने को मिल सकते हैं आपको किसी डिजीज़ का नाम पूछ लेंगे और आपसे पूछ लेंगे ऑप्शंस में बताओ कि ये वायरस से होने वाली डिजीज़ है या फिर बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ वगैरह से, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन सेम यही पैटर्न फॉलो करते हुए हमें बताना है कि टाइफाइड फीवर जो होता है वो किस वजह से होता है। क्या वो वायरस की वजह से होता है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरियम या फिर फंजाई? तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बैक्टीरियम। अब जो टाइफाइड फीवर होता है वो होता किसकी वजह से है? सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ये आप सभी ने पढ़ा भी होगा, सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया, ठीक है, इस वजह से होता है। तो इसका सही आंसर हमें पता चल गया, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। तो ये इस वजह से क्या होता है, टाइफाइड फीवर हो जाता है हमें, और ये एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज़ है।
और ये स्प्रेड किसके थ्रू होती है? थ्रू कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर। ठीक है, अब वहीं पे जानते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाली और डिजीज़ के क्या क्या नाम है। तो बैक्टीरिया से होने वाली एक तो टाइफाइड फीवर हो गया, और इसी के साथ टीबी और हमारा टाइफाइड और कॉलरा। ठीक है, ये कुछ डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं। अब उसी के साथ वायरस से होने वाली डिजीज़, वायरस से हमारा चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, रैबीज़ और इन्फ्लुएंज़ा, जिसे हम फ्लू भी कहते हैं शॉर्टली। ठीक है, ये सारी वायरस से होती हैं। और मलेरिया जो होता है वो हमारा प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, तो हमारे से टाइफाइड फीवर पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वाइटामिन भी हमारे सिलेबस में है, इसलिए वाइटामिन से भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन फंक्शंस एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट? ऐसा कौन सा वाइटामिन है जो दोनों फंक्शन करता है एज ए हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, थायामाइन, रेटिनल, राइबोफ्लेविन या फॉलिक एसिड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेटिनल। रेटिनल हमारा विटामिन ए के नाम से भी हम इसे जानते हैं, रेटिनल को रेटिनोल के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारा एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है। फैट सॉल्यूबल हमें पता है 4 विटामिन होते हैं, ए, डी, ई और के। और जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं वो हमारे सिर्फ 2 ही होते हैं, बी एंड सी। ठीक है, ये हमारा विटामिन ए फैट सॉल्यूबल विटामिन है, और ये विज़न के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है या फिर क्रेटोमेलेशिया, ये बीमारियां भी इसकी डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, रेटिनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ? न्यूटन का जो पहला लॉ है मोशन का, वो किसके बारे में, क्या चीज़ के कंसेप्ट देता है? ठीक है, अब न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम जानते हैं सभी, उसे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फिर इसमें किसका जिक्र किया गया है? इनर्शिया का। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7। विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट? विंड की स्पीड को हम इनमें से ऐसे किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं? आपको ये इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए मैनोमीटर, बी थर्मोमीटर, सी एनामोमीटर या फिर डी एमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एनामोमीटर। एनामोमीटर विंड स्पीड और विंड प्रेशर दोनों को ही मेज़र करता है। ये किसके लिए ज़रूरी है? हमारे जितने भी मेटीरियोलॉजिस्ट हैं जो वेदर की स्टडी करते हैं, वो एनामोमीटर को यूज़ करते हैं वेदर की स्टडीज़ के पर्पस के लिए। और इसी के साथ एयरपोर्ट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, जिससे वहाँ पे ये विंड प्रेशर वगैरह की स्टडी करते हैं, जिसमें लैंडिंग्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये एनामोमीटर यूज़ किया जाता है विंड की स्पीड को मेज़र करने के लिए। अब उसी के साथ मैनोमीटर, बाकी ऑप्शंस जो हैं वो किन किन चीज़ों को मेज़र करते हैं? मैनोमीटर हमें पता है ये प्रेशर को मेज़र करता है। थर्मोमीटर जब नाम से ही पता चला थर्मल है, तो ये टेम्परेचर को मेज़र करता है। और लास्ट एमीटर, ये हम सबको पता है करंट को मेज़र करता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके इसका सही आंसर लगा सकते थे, ऑप्शन सी एनामोमीटर। तो एनामोमीटर विंड स्पीड को मेज़र करता। अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर एनर्जी लेवल्स एंड शॉर्टर वेवलेंथ? इनमें से ऐसी क्या चीज़ है जिसकी हायर एनर्जी लेवल है और शॉर्टर वेवलेंथ्स है? तो ऑप्शंस हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, बीटा रेडिएशन या फिर अल्फा रेडिएशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जिसे हम यूवी रेज के नाम से भी जानते हैं। यूवी रेज में हायर एनर्जी लेवल्स और शॉर्टर वेवलेंथ्स देखी जाती हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें इंफ्रारेड रेडिएशंस, तो इसमें शॉर्टर वेवलेंथ्स की जगह पे लॉन्गर वेवलेंथ्स होती हैं। इसमें इस चीज़ का उल्टा होता है। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ्स हमारी इंफ्रारेड रेडिएशंस में देखी जाती हैं और यूवीज़ में हमारी शॉर्टर वेवलेंथ होती है। तो ये सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये मॉक टेस्ट में भी हमने ये रखे हैं आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द मोशन ऑफ ए रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? ये जो मोशन ऑफ रॉकेट के जो चलने का तरीका, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? ऑप्शन ए लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी या फिर डी मास। तो जो रॉकेट के मोशन का जो प्रिंसिपल है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये।
10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र इन ए फूड चेन इज़ गिवन बाय। ये जो 10% लॉ है एनर्जी ट्रांसफ़र का फूड चेन में, ये किसने दिया होगा? तो आपके ऑप्शन है ए टैंसले, बी एल्टन, सी ए आर क्लेफन या फिर डी लाइंडमैन। तो आप अपना सही आंसर इसमें मार्क कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी रेमंड लाइंडमैन। इसका जो सही आंसर है वो है रेमंड लाइंडमैन, इनका पूरा नाम है ये। तो इन्होंने 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र दिया हुआ है, जिसमें आपको पता है कि जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी शिफ्ट होती है तो उसमें एनर्जी लॉसेस होते हैं, और वो एनर्जी लॉसेस कितने 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो जो हमारा पिरामिड बनता है इसमें, उसमें बेस में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और टॉप पे सबसे लीस्ट एनर्जी होती है। ठीक है, तो यही हमारा 10% लॉ कहता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब जाते हो तो उसमें 10% ही एनर्जी सिर्फ ट्रांसफ़र होती है, और इसी को हम बोलते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। और गिवन किसने दिया हुआ है ये, तो है ऑप्शन डी रेमंड लाइंडमैन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस जो साइंस के मॉक टेस्ट में हम सब ने देखे। तो अब आप कमेंट बॉक्स में स्कोर करके बता सकते हैं कि आपके कितने 10 में से कितने क्वेश्चंस आपके इसमें सही हुए। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, जिससे आपको साइंस के क्वेश्चंस किस तरह से पेपर में अटैम्प्ट करने या कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसका एक ओवरव्यू मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल जेके इन्फो बाइट्स को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।